जिसकी वजह से अब जिन्हों भी उसको देख पा रहा होता है और हिल पा रहा होता है। और वो जिन्हों को बोलता है कि क्यों ना अब तुम वो बात दोबारा कहो जो तुमने उस टाइम मुझसे कही थी। और हम लोग देखते कि जिन्हों के सामने जो है वो रोटन हार्ट वेरियल नाम का एक हायर डीमन है। और वो बोलता है कि लेकिन इस बार वो बात तुम मेरे मुंह पर कहना। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिनुक ने इससे बात की होती है। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि जब जिनुक फिफ्थ फ्लोर पर था जहां पर कोई भी स्किल यूज करना फॉरबिडन था, तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुम डार्क डिसाइपल बन जाओ और मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। और ये इसी डीमन की वजह से आई थी। और जिनने इसको ये बोलते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि एक शेर कभी भी एक कुत्ते के सामने सबमिट नहीं करेगा, और ये बात बोलकर इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और अब वेरियन उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा है क्यों ना तुम ये बात दोबारा कहो, लेकिन अब की बार मेरे चेहरे पर कहना। और जिनोक बोलता है कि मैं क्या यार, अभी मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं यहाँ पर मजाक करता फिरूं। तो क्यों ना तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। और ये बात सुनने के बाद बैरल उसको देखकर हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है। और वेरियल ये बात बोलकर हंसने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिनोक बोलता है कि चोन यूसन। और ये बात सुनने के बाद एकदम से वेरियल की हंसी गायब हो जाती है। और फिर जिनोक उसे बताता है कि तुम ही वो हो ना जिसने वो एडिशनल कॉपी कंडीशन ऐड की थी चून यूसन को ऐसे अजीबोगरीब ड्रेस पहनाने की। और ये बात सुनने के बाद वेरियल की हंसी गायब हो जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वेरियल पूरा पॉपकॉर्न और 3D ग्लासेस के साथ जिनोक की लड़ाई को देख रहा होता है, फुल एंजॉय कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि हाँ, यही वो आदमी है जिसने वो एडिशनल कॉपी कंडीशन सिस्टम में ऐड की होती है, वो भी सिर्फ मजे के लिए। और जिनुक भी यही बात बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो क्यों ना तुम थोड़ी सी मेरी यहाँ पर मदद कर दो। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसा कंटेंट दूंगा जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हो। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम कभी भी बोर ना हो। तो क्या इरादा है तुम्हारा? मैं तुम्हें ऐसा कंटेंट दे सकता हूँ जो पूरे टावर ऑफ ट्रायल में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात थोड़ी सी वायरल को अच्छी। तो हेलो, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और पार्ट के साथ गेम बिकेम रियलिटी मानवा का। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि कैंग जिनहोक और हमारी निराशा जो कि गांधारा गिल्ड की गिल्ड मास्टर है उसकी फाइट हो रही होती है, और बीच में ही जिनहोक अपने आइटम को यूज कर लेता है जिसकी वजह से वो अपर लेवल के डीमन के साथ कॉन्टेक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से टाइम और बैरियर बंद हो जाते हैं, मतलब टाइम और बैरियर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से निराशा वहीं के वहीं फ्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही टाइम का बैरियर हटता है एकदम से निराशा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जो देखती है ना उसको देखकर हम सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। क्योंकि जो वहां का डीमन किंग है ना जिसका नाम बेरियल होता है, वो उसको अपनी पावर लैंड करने देता है, यानी कि जिनहुक अब डीमन किंग बेरियल की पावर यूज करने लग जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इमेंस माना मिट कर रहा होता है, जिसको देखकर निराशा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि डीमन किंग बेरियल इसका साथ क्यों दे रहा हो। साथ में ही भगवान शिव जी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं वेरियल, तुम इस इंसान का साथ आखिर क्यों दे रहे हो। और फिर वेरियल बोलता है ओ, तो तुम्हें एक रीजन चाहिए कि मैं इसका साथ क्यों दे रहा हूँ। तो रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा मजेदार है इसीलिए। और हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग से मिली पावर से जिनहुक निराशा के ऊपर बहुत सारे पंचेस थ्रो करने लग जाता है। वो एक के बाद एक डीमन किंग की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके निराशा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर वो अपनी स्किल कोलोसस अल्टीमेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करके निराशा के ऊपर बहुत ही तेज पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट निराशा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर का होता है और वो दीवार से जाकर टकरा जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि हम इस क्रेव को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और तुम खुद ही अब इस चीज को कबाह करने पर लगे हुए हो। और जिनोक बोलता है कि अरे कुछ नहीं होता इससे, मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये सब तुमने किया है, मैंने नहीं। और ये बात सुनकर निराशा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन बैरियल को इसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, वो एंजॉय कर रहा होता है जिनोक की हर एक बात को। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो साइको टेन है कैसी और जुडलियो, वो अरुण और चंद्रा के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन अरुण चंद्रा बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम लोग न्यूट्रल हो, मतलब तुम किसी का साथ नहीं देते, तो तुम लोग हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो। और हमारे साइको टीम भी बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को एक रीजन चाहिए। हमें नहीं पता, हम इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक बात पता है जो हम दोनों को पता है,
कि हम दोनों कैंग जिनो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये बोलकर वो एकदम से अरुण और चंद्रा के सामने आ जाते हैं, जिसका रिएक्ट वो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। और फिर वो दोनों साइको ट्विन अरुण और चंद्रा को एक जोर की किक मारते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। और ये सब कुछ हमारी टेरेसा देख रही होती है खड़े होकर। वो देखते कि उन दोनों ने वहां पर अरुण और चंद्रा को हरा दिया है, और वो उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और अपने मन में सोचने लग जाते कि ये ट्विन तो सच में जिनों को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और अपनी फैमिली मानते हैं। लेकिन तभी तभी टेरेसा को कुछ महसूस होता है। वो देखती है कि उसके नीचे की जमीन बहुत ज्यादा तेजी से हिल रही होती है, और वो जमीन पर हाथ लगाकर अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि क्या नीचे तो कोई बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल हो रही है। और अब सीन अंडरग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कैंग जिनोक और निराशा की फाइट चल रही होती है, जहां पर भगवान शिव जी अपनी फुल पावर दे रहे होते हैं निराशा को और बोल रहे होते हैं कि तुम वैरियल के सामने नहीं हार सकती। और वो अपनी फुल पावर निराशा के अंदर समाने लग जाता है, और इस वजह से अब वो शिव जी की स्किल्स का भी इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि उसे प्योर मंडला दे दी है भगवान शिव जी ने। जिसको देखकर निराशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो थैंक यू करती है शिवा का। और ये सब कुछ देखकर वीरियल सोचता है कि क्या यार, मैं अभी तो मजा करना शुरू किया था और अब तुम इस सब को रूल करने वाले हो, ये क्या बात हुई यार। और फिर वो कैंग जिनोक को बोलता है कि जिनोक शिवा अपनी स्किल शेयर कर रहे हैं उसके साथ, और अब यूनिसन ऑफ बॉडी मेरे ख्याल से कम पड़ जाएगी शिवा के साथ लड़ाई करने में। माना कि मैं फर्स्ट रेट का डीमन हूँ जो कि शिवा के अगेंस्ट इजीली जीत सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिससे मैं तुम्हें अपनी कोई स्किल दे पाऊँ। फिर जिनहोक बैरियल से बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जिसका मैंने तुम्हें वादा किया था, कुछ मजेदार। फिर जिनहोक अपना थर्ड स्पेशल फीचर यूज करता है जो कि उसको मिला होता है सिस्टम की तरफ से। उसका नाम होता है एक्सक्लूसिव होली लेंस, जिसकी वजह से वो किसी भी हायर बीइंग की स्किल को थोड़ी देर के लिए कॉपी करके यूज कर सकता है जो भी उसके साथ उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट में होगा। और ये उसको मिली होती है एक स्पेशल इवेंट के दौरान, जब वो राजा से अपना इनाम ले रहा होता है तभी उसके सामने एक स्पेशल फीचर आता है, जिसको कंप्लीट करने की वजह से जिनों को ये थर्ड एक्सक्लूसिव स्किल या फिर कहीं की एबिलिटी मिली होती है। और उसी का इस्तेमाल करके अब जिनोक यहाँ पर वीरियल की स्किल्स का इस्तेमाल करने वाला होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिनोक उसी होली लैंड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ एक ही बार कर सकता है। और इसका इस्तेमाल करने के बाद वो वीरियल के एक हथियार का इस्तेमाल करने लग जाता है जिसका नाम किशन होता है। और वो बहुत ही बड़ा भाला टाइप का एक हथियार होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर कि वो उसके भाले का इस्तेमाल कर रहा है वीरियल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और वो बोलता है कि तुम मेरे हथियार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो जो कि मैंने तुम्हें इसकी परमिशन ही नहीं दी। और वो साथ में बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। और जिन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ और कुछ मजेदार दिखाने वाला हूँ, तो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वेरियल भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है उसके इस मूव को। और हम लोग देखते हैं कि जिन उस भाले को एकदम से निराशा की तरफ फेंक देता है, और वो भाला जाकर निराशा को लगने ही वाला होता है, लेकिन उसका जो एब्सोल्यूट मंडल है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके सामने एक कवच सा बन जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जो भाला होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर शिवजी भी चिल्लाकर बोलता है कि वेरियल, तुम्हें इतना खतरनाक इंसान आखिर कहाँ से मिल गया। और फिर वेरियल बोलता है कि शिवा, देखा तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन रिल्म कैसा होता है। और ये बात सुनने के बाद शिवा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और एकदम बोलता है कि डैम इट, ये नहीं हो सकता। और हम लोग देखते हैं कि उसका जो एब्सोल्यूट मंडला होता है, यानी कि उसकी जो पावर्स होती है निराशा के पास, वो सारी कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो कवर बना होता है या फिर कहीं की कवच बना होता है वो भी कैंसिल होने लग जाता है। जिसको देखकर निराशा बोलती कि शिवा, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगी ऐसे तो। और जिनों के सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो बोल रहा था कि यार ये सब कुछ कितना मजेदार है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका वो कवच टूट जाता है और निराशा को भाला लग जाता है, जिसकी वजह से निराशा को बहुत ही गहरी चोट लगती है। और जिन्हों पूरे स्टाइल मारने के साथ ही देखता है कि वहां पर पूरा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों का वो लास्ट अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जमीन को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। और ऊपर जो एम्पायर के लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं वो लोग भी इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर टेरेसा भी होती है और वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और खुद को कवर कर लेती है ताकि उसको कोई डैमेज ना पड़े। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहां पर खड़े सभी लोगों को बहुत ज्यादा शॉक कर देता है। और उस अटैक को जाता हुआ देख कर वैरियल भी बोलता है कि मजा आ गया यार, मैं लास्ट टाइम पता नहीं कब हंसा था इतना, तुम एंटरटेनमेंट के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और जिन्हों भी उसकी तरफ थम्स अप करता है और बोलता है कि मुझसे तुम्हें ऐसी ही उम्मीद थी ना।
और एकदम से वायरल बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपना डार्क डिसाइपल बना कर रखूंगा, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। और ये बोलकर व्हील वहां से गायब हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनुक निराशा की तरफ देखता है और निराशा बोलती कि मैं हार गई, मैं सरेंडर करती हूँ, तुम जीत गए। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस रेवोल्यूशन को रोक सकते हो जस्ट बिकॉज तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया? और जिनुक बोलता है कि मैंने अभी तुम्हें जिंदा छोड़ा और तुम यहाँ पर बकबक कर रही हो, चुपचाप सो जाओ। और वो 2 स्टार का हिप्नोसिस बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं सो जाती है। और जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार ये कह तो सही बात रही थी, मैं रेवोल्यूशन को कैसे रोक सकता हूँ? मैं जब तक उसको नहीं रोक सकता, जब तक वो राजा अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, क्या मुझे इस पर गिव अप कर देना चाहिए और ये सोचकर खुश हो जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर थर्ड स्पेशल फीचर मिल गया था? क्या मैं उस छोटे रास्ते को भूल जाऊं जो कि मुझे फेनहाइमर से मिलने वाला है? लेकिन तभी वो इतना सोच रहा होता, तभी उसकी अंगूठी से आवाज आती है एलिस की, और वो बोलती कि अगर तुम्हें इस राजा के अंदर थोड़ी सी चिंगारी ही देनी है तो मेरे पास एक आइडिया है। और ये बोलकर एलिस उस अंगूठी से बाहर आ जाती है। और अभी सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एम्पायर के सभी लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं राजा को बचाने के लिए। लेकिन राजा वहीं पर बीच में बैठा हुआ होता है बिल्कुल पागलों की तरह, और उसको कोई बोलता कि हे एम्परर, और ये और कोई नहीं बल्कि एलिस ही होती है। और वो बोलती है कि तुम्हें अपनी इमेज की थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है ना? तुम कितने ज्यादा स्टूपिड और बेकार लग रहे हो ऐसे बैठे हुए, जबकि तुम्हारे चारों तरफ इतनी ज्यादा घोर लड़ाई हो रही है, वो भी सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। मैं जिस रेनहार्ड को जानती हूँ वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम अपने आप को एक रेनहार्ड कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम कितने ज्यादा स्टूपिड और बेकार राजा हो यहाँ के। और ये बात सुनने के बाद मैकेनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा से इस तरीके से बात करने की। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अब्राहम उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि ये मेज कैंग जिनुक के साथ है, चलो देखते हैं ये क्या करने वाली है। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर देखते रहो। और हम लोग देखते कि एलिस उस राजा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से यहाँ पर राजा बन गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही होगा, मतलब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और ये बोलकर वो रेनहार्ड द थर्ड के पास से एक भाला उठाती है और वो बोलती कि मैं जिस राजा को जानती थी वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। और फिर वो अपनी कोई स्किल को एक्टिवेट कर देती है उसी तलवार के साथ। और कैंग जिनुक भी एकदम नोटिस करता है कि ये आखिर करना क्या चाहती है। और फिर एलिस बोलती कि यहाँ पर आ जाओ, और वो एक सोल को समन करने लग जाती है जो कि इस तलवार के साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बनाई हुई होती है। और वो बोलते तुम्हें इसको एक सबक तो सिखाना ही होगा। और उसके सामने कोई समन हो जाता है, जिसको देखकर रेनहार्ड दी थर्ड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो देखता है उसके सामने होता है रेनहार्ड दी फर्स्ट, द फाउंडिंग एम्परर ऑफ द एम्पायर। और रेनहार्ड दी फर्स्ट को वहां पर देखकर रेनहार्ड दी थर्ड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता, तुम तो तुम तो रेनहार्ड द फर्स्ट हो, द फाउंडिंग एम्परर ऑफ द एम्पायर, तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? और हम लोग देखते हैं कि रेनहार्ड जी फर्स्ट रेनहार्ड द थर्ड के सामने बैठ जाता है और वो बोलता है रेनहार्ड द थर्ड को कि तुम यहाँ पर फ्लोर पर बैठकर आखिर कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर खुद को टूटने नहीं दे सकते, ये एक राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, समझ गए तुम? रेनहार्ड द थर्ड बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है रेनहार्ड द फर्स्ट को कि आखिर मैं क्या करूं, आप ही बताइए, मेरा एक लौता बेटा जो मेरे लिए सब कुछ था, जिसको मैं ये सब कुछ देने वाला था, वो एकदम से इस दुनिया से चला गया, उसके बिना मैं आखिर इस दुनिया में कैसे जी सकता हूँ? और ये बोलकर वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है। लेकिन तभी रेनहार्ड द फर्स्ट बोलता है रेनहार्ड द थर्ड को कि मैंने तुम्हारे बच्चे से बात की थी, और रेनहार्ड द थर्ड जो हमारे सभी ब्लड लाइन के लोग हैं वो मेरे पास ही आते हैं, हम सभी लोग जन्नत में एक साथ रहते हैं। और रही बात तुम्हारे बच्चे की, वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट चाइल्ड है और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने उसको अपना सक्सेसर क्यों चूज किया, लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा सैड होगा तुम्हें इस सिचुएशन में देखकर। क्या तुम्हें सच में लगता है, तुम एक बार सोच के देखो, क्या तुम अपने पूर्वजों से नजरें मिला पाओगे इतनी बेकार जिंदगी जीने के बाद? क्यों ना तुम अपने बेटे को ये बात बोल दो वहां पर हमारे साथ मिलने के बाद कि तुमने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छे से जिया एक रेनहार्ड के तौर पर, और तुमने अपने एम्पायर की फुल सेवा की। और ये बात सुनने के बाद एम्पायर दी थर्ड जो कि रेनहार्ड दी थर्ड होते हैं, उनकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरणें दिखाई देने लग जाती है और उसको अपनी पास्ट की सीन याद आते हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश होता अपने बेटे के साथ। और ये बात सुनने के बाद रेनहार्ड दी थर्ड एकदम से बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और रेनहार्ड दी फर्स्ट बोलता है कि हाँ, अब तुम्हारी आंखों में मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रेनहार्ड दी फर्स्ट अपने स्किल एम्परर मैसेज का इस्तेमाल करता है,
जिसकी वजह से उसका मैसेज पूरे एम्पायर में जाने लग जाता है और वो बोलता है कि ये मैं हूँ, द फाउंडिंग एम्परर ऑफ द एम्पायर। तो एम्पायर के बच्चों, मैं द फाउंडिंग एम्पायर तुम्हें कमांड देता हूँ कि अभी के अभी सभी लोग अपने हथियार फेंक दो और इस लड़ाई को यहीं के यहीं बंद कर दो। और उसका ये मैसेज पूरे एम्पायर में एक साथ जा रहा होता है और उसके स्किल की इफेक्ट की वजह से एम्पायर के सभी लोगों की जो बॉडी है वो अपने आप से काम करना बंद कर देती है, जितने भी लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। और ड्यूक भी ये बात नोटिस कर लेता है कि एकदम से उसकी बॉडी अपने आप मूव करने लग जाती है, उसके हाथ से हथियार छूट जाते हैं और उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती। और इसी का फायदा उठाकर सबरीना उसकी गर्दन को पकड़ के जमीन में वहीं के वहीं धंसा देती है और वो बोलती है कि तुम्हारा रेवोल्यूशन जो है वो यहीं के यहीं खत्म होता है, समझ गए तुम ड्यूक। और फिर रेनहार्ड दीपक सबरीना को बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे डिसेंडेंट यहाँ से सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर रेनहार्ड दीपक थैंक यू बोलता है एलिस को वहां पर उसको बुलाने के लिए। वो बोलता है कि थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए मास्टर। और एलिस ये बात सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो बोलते कि इस मास्क के लगे होने के बावजूद भी तुमने मुझे पहचान लिया। और रेनहार्ड दी फर्स्ट बोलता है कि हाँ, जरूर आप उस होल ऑफ डिवाइड से एस्केप कर गई होंगी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आपको छोड़कर फिर से जाना होगा। और एलिस उसको बोलती कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट और डिपेंड दोनों कर सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं कि रेनहार्ड दी फर्स्ट की जो सोल है वो फिर से सोल रेल में वापस चली जाती है। और अब हमें उस रेवोल्यूशन के बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एंड हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्यूक और उसके सभी साथियों को मौत की सजा सुना दी जाती है, जिसकी वजह से उनको अब मौत की सजा मिलने वाली होती है। लेकिन एम्पायर की मर्जी की वजह से उन्हें एक रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में भेजा जाता है जिसको सबीना चला रही होती है। और सबीना भी बाय बाय बोल रही होती है फेनेहाइमर को। और साथ में मैकेगनीस और अब्राहम को भी यही सजा मिली होती है, लेकिन वो लोग रेजिस्ट नहीं करते। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है गंधारा गिल्ड के उन सभी लोगों का, क्योंकि जिनको उनको मार नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़े गिल्ड के मेंबर्स और मास्टर है। तो इसकी वजह से जिनको उनके पास जो भी सामान, पैसे, हथियार होता है उन सभी को ले लेता है और उन सभी को वहां से जाने दे देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि भले ही मैंने रेवोल्यूशन को तो रोक दिया, लेकिन जनता के बीच में कुछ डाउट्स आ चुके कि उनका राजा काम का है या नहीं, उनको सेफ रख पाएगा या नहीं। लेकिन उनके ये डाउट भी तब क्लियर हो गए जब रेनहार्ड दी थर्ड अपनी पुरानी लाइफ को फिर से फैशन के साथ जीने, मतलब पैशनेट के साथ जीने के लिए तैयार हो गया है। और वो अब फिर से अपनी उसी फॉर्म में आ गया है और वो आकर अपने सभी जनता को ग्रीट करता है कि मैं रेनहार्ड दी थर्ड अब से अपनी उसी लाइफ को फिर से जीने वाला हूँ। मुझे अपने पिछले कर्मों के लिए माफ कर दीजिए कि मैं डिप्रेस हो गया था और आप लोगों का अकेला छोड़ दिया था। और ये सब कुछ देखकर फेनहाइमर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हमारे मैजेस्टी बैक आ गए, मतलब वापस आ गए। और वो दिनों का थैंक यू करता है और वो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर फेनहाइमर बोलता है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब मैं तुम्हें एक छोटा रास्ता बता दूंगा अपर फ्लोर पर जाने का। और ये बोलकर फेनहाइमर जिनों के साथ हाथ मिलाने लग जाता है और जिनों भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ फेनहाइमर के साथ हाथ मिला लेता है। और फेनहाइमर एडिशनली बोलता है कि इतने ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर होने के नाते मैं कसम खाता हूँ मेरी लॉयल्टी की कि अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सच में बहुत ज्यादा काम आने वाला हूँ और मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से जिन्होक और एलिस की तरफ, जहां पर जिन्होक बोल रहा होता है एलिस को कि मुझे तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, हम इनको नहीं बचा सकते, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने उनको बचा लिया। तो तुम फाउंडिंग एम्परर को कैसे जानती हो? और एलिस थोड़ी सी शांत होकर बोलती कि हम लोग बस कुछ टाइम पहले एक दूसरे को जानते थे। और जिन्होक भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसने एलिस को मास्टर बोला था। मुझे लगता है कि एलिस इस टाइम पर उस बारे में बात नहीं करना चाहती, तो मैं भी उसको फोर्स नहीं करने वाला। और वो ये बात सोच ही रहा होता, लेकिन तभी वो एम्पायर की पब्लिक के बीच में किसी को देखता और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है किसी को नोटिस करके। और एकदम से वो बोलता है एलिस को कि एलिस तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और एलिस उसका पीछा करके बोल रही होती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो। और तभी जिनुक एलिस की तरफ एक शराब की बोतल फेंक देता है और बोलता है कि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, तुम इसे पियो और मजे करो। और वो उस मिस्टीरियस आदमी की तरफ जाने लग जाता है और वो मिस्टीरियस आदमी भी नोटिस कर लेता है कि जिनुक ने उसको नोटिस कर लिया है और वो एकदम से वहां से भागने लग जाता है उस पब्लिक के बीच में से। और वो बोल रहा होता भागते भागते कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज मुझे नोटिस मत करो। और एकदम से हम लोग देखते हैं कि इसको भागते भागते ही जिनोक अपना ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन मार्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो इंसान वहां पर भाग रहा होता है वो वहीं के वहीं गिर जाता है। और एकदम से जिनोक उस इंसान के पास जाता है और बोलता है
कि बहुत दिनों के बाद मिले। ओफेलिया, तू कैसी हो तुम? और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि ओफेलिया ही होती है, जो 7th फ्लोर पर माइकर और बेंसलोथ नाम के दो वेम्पायर के साथ आए हुए होते हैं, जिसको जिन ने मारा होता है। अगर आप लोगों को याद है तो ये वही ओफेलिया होती है। फिर ओफेलिया हमें बताती है 7th फ्लोर पर जिनू के साथ लड़ाई में जिंदा बचने के बाद जब ओफेलिया अपने घर पर पहुंची तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, क्योंकि वही अकेली सर्वाइवर थी जो कि उनके घर पर पहुंची थी। और वो लोग बोल रहे थे कि माइकल और बेर्थो ने अपनी पूरी जिंदगी डिकोसिस फैमिली को समर्पित कर दी थी, तो वो लोग क्यों मर गए और तुम क्यों आखिर जिंदा बच के आ गई ओफेलिया? क्या तुमने उस इंसान के सामने अपनी जान की भीख मांगी थी? बताओ मुझे। और ये बहुत ही ज्यादा डरावना फेस बनाकर वो आदमी कह रहा होता है जो ओफेलिया के सामने उस टाइम खड़ा होता है, तुम्हें करना यह है कि किसी फ्लोर पर जाओ और बेलमंग नाम की तलवार जो है उसका पता लगाओ, और तुम जब तक वापस नहीं आ सकती जब तक तुम उसका पता ना लगा लो, और या फिर तुम अपनी जिंदगी को शांतिपूर्वक खत्म कर दो। और यही बात बताने के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर ओफेलिया अपनी गर्दन पर तलवार रखती है अपने आप को मारने के लिए। लेकिन तभी उसका जो ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन का मार्क है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और हमें बताया जाता है कि एक स्लेव की जिंदगी उसके मालिक के अधिकार पर चलती है, तो सुसाइड उसके लिए अलाउड नहीं है। और उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है और ओफेलिया वहीं के वहीं रोने लग जाती है, और वो बोलने लग जाती है कि मैं अब घर भी वापस नहीं जा सकती, और यहाँ तक कि मैं अपने आप को मार भी नहीं सकती। ये आखिर किस तरीके की लाइफ है? और फिर ओफेलिया रोते रोते बोलती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ मार ही नहीं सकते सीधा? और जिन्हों बोलता है कि ना, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं यहाँ पर एलिस को लेकर आता और वो तुम्हें बिल्कुल आराम से मौत के घाट उतार देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा एक्ट मत करो कि यहाँ पर विक्टिम तुम हो, समझ गई? अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी है। और ये बात सुनने के बाद ओफेलिया और जोर से रोने लग जाती है और वो बोलती कि शिट यार, मैं शाही परिवार की लड़की हूँ, ये मुझे कैसी जिंदगी मिली है। और जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है तो वेम्पायर लोग अभी भी बेलमंग की तलवार को ढूंढ रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो ओफेलिया का मुंह पकड़ता है और बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम जाकर अपने वेम्पायर साथियों को बोलो कि तुम्हें बेलमंग की तलवार का पता मिल गया है। फिर हमें बेलमंग की तलवार के बारे में बताया जाता है, जो कि बेस्ट होली रेलिक माना जाता है अब तक का, और उसको ड्रैगन स्लेयर नाम की तलवार से भी जाना जाता है। और वो 21वें फ्लोर पर एक डंजन के अंदर है, और उस डंजन के अंदर एक ड्रैगन की बॉडी है, उसकी बॉडी के सर के अंदर वो तलवार धसी हुई है। और उस ड्रैगन की बॉडी आज तक एक ऐसा पॉइजन लीक कर रही है जिसके आसपास भी जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी आम इंसान के लिए, वो जाते ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उस डंजन की जो एंट्रेंस है वो रैंडम तरीके से बदलती रहती है बिना किसी पैटर्न के, तो उसका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है उसका पता लगाने का, और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है, और जिन्हों जैसे ही पीछे मुड़ता है वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ऐसे रिएक्ट करने लग जाता है जैसे वो जिन्हों का पीछा नहीं कर रहा और वो कुछ और ही काम कर रहा है। लेकिन तभी जिन्हों अपनी आई ऑफ ग्लड में स्किल का इस्तेमाल करता है और उसका नाम देख लेता है, जो कि फर्जिस कांथलान ऐसा करके कुछ नाम होता है, जो कि टावर एक्सप्लोरर होता है। और जिन्हों को उसके बारे में पता होता है, जिन्हों को उसके बारे में सोचने लग जाता है ये तो फर्जिस है। और फिर जिन्हों को उससे पूछ लेता है कि तुम एक्टिंग करना बंद कर सकते हो एक्सप्लोरर फर्जिस, देखो मुझे पता है कि तुम मेरा जब से पीछा कर रहे हो, जब से मैं इस फ्लोर पर आया हूँ। और फर्जिस बोलता अच्छा तो तुम मुझे जानते हो क्या, फिर तो अच्छी बात है। और फिर जिन्हों बोलता कि देखो, तुम मेरा पीछा करने के बजाय मुझे सीधा बता सकते हो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्यों, है ना? और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और फर्जिस उसके सामने एक ब्लू क्यूब रखता है और बोलता है कि एक ऐसा पीस है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर टावर के सभी एक्टिव प्लेयर्स की रैंक है, और मैं सभी की एबिलिटी को मेजर कर रहा हूँ और उनको उसी हिसाब से रैंकिंग दे रहा हूँ जो कि टावर ऑफ ट्रायल में इस टाइम पर क्लाइंबिंग कर रहे हैं। और अगर सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी इस लिस्ट के अंदर रखूं। और फिर हमें फर्जिस की एक इविल स्माइल दिखाई जाती है जिसमें वो सोच रहा होता है कि यार ये तो बहुत पावरफुल है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस रैंक पर आएगा, मुझे जल्दी से जल्दी इसका डेटा चाहिए। और फिर जिन्हों भी सोचने लग जाता है कि अच्छा तो ये भी नंबर्स के साथ ऑब्सेस्ड है, ये भी बिल्कुल रिक हेम्सी के जैसा ही है जैसा रिक हेम्सी है। और फिर वो उस ब्लू क्यूब की तरफ देखने लग जाता है और फिर अपने मन में सोचने लग जाता है कि अच्छा तो मुझे ये इसमें मदद करनी पड़ेगी इसकी स्किल को कॉपी करने के लिए। और फिर फर्जिस अपना एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और जिनुक के सामने रख देता है और बोलता है कि अगर आप इसको साइन कर दोगे तो आप अपनी और अपनी कंपनी की जानकारी मुझे दे दोगे। और जिनुक बोलता है कि अरे रुको, मैं इसको भी साइन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। और फर्जिस बोलता है कि ओ गिव एंड टेक,
ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिनुक बोलता है कि अरे इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें मेरे लिए उस डंजन के एंट्रेंस को ढूंढना होगा जिसके अंदर ड्रैगन स्लेयर सोड पेलमंग रखी हुई है। मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। और फिर वो बोलता है कि लेकिन उस जगह पर तो एम्पायर ने बैन लगा रखा है जाने पे। और जिनुक बोलता है कि यार इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते और तुम मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये करने के लिए रेडी हूँ फिर तुम्हारे लिए। मुझे वैसे भी इस रैंकिंग सिस्टम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, बदले में मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। ये आखिर किस तरीके का नेगोशिएशन है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और हम लोग दोबारा कभी ना मिले। लेकिन फर्जिस बोलता है कि अरे मिस्टर जिनहुक, थोड़ा सा आराम से बात कीजिए ना बैठ के। अरे यार मैं एक इंडिविजुअल एक्सप्लोरर हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे लिए काम किया तो मेरा एम्पायर दुश्मन बन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ी फोर्सेस एम्पायर के जैसी मेरी दुश्मन बने। और जिनुक बोलता कि ओ ऐसी बात है क्या, तुम किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते? तो ठीक है फिर, क्यों ना हम लोग इस बात को सीक्रेट रखें कि तुम और मैं उस डंजन के अंदर कभी गए ही थे। और ये बात सुनकर फर्जिस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि ये आखिर बोल क्या रहा है, लेकिन वो रेडी भी हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है ब्लैक क्रो गिल्ड की बिल्डिंग की तरफ, जहां पर बहुत सारी भीड़ बाहर खड़ी होती है उस बिल्डिंग के। और अंदर के सीन में हम लोग देखते हैं मेलिना, यूरी और वो सभी लोग वहां पर परेशान हो रखे होते हैं अपनी लाइफ से। और वो बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी एप्लीकेशन क्यों है, मुझे इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, मैं तो माइनर हूँ। और जो टेम्पररी गिल्ड मास्टर बनाया होता है जिनुक ने, वो बोलता है कि अरे यार हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब से हमारे गिल्ड मास्टर की 21वें फ्लोर की उस रेड की वीडियो लीक हुई है या फिर कहीं की अपलोड हुई है, तब से बहुत सारे लोग हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारे सामने इतनी ज्यादा मुश्किल कभी नहीं आती थी जब एलिस हमारे साथ होती थी। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है और जैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं तो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं हमारे साइको ट्विन। और वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए। और उनको वहां पर देखकर वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शुक हो जाते हैं, यूरी और पारखाना दोनों ही। और वो बोलते हैं कि तुम लोग तो एस रैंक साइको ट्विन कैसी और जुड़ेलियो हो ना, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वो लोग आकर पारखाना और यूरी के साइड में बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि जिनुक ने हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। और फिर कैसी उस गिल्ड मास्टर से क्रेडिट कार्ड मांगने लग जाता है वहां का। और फिर उसको याद आता है कि हाँ जिनुक ने उसको बोला तो था कि वो किसी की बेबी सिटिंग कर रहा है, तो उसका मतलब इनसे था। और फिर वो मतलब कैसी बोलती है, जुड़ेलियो कैसी बोलते हैं कि कोई काम है क्या हमारे लिए यहाँ पर करने को। फिर हम लोग देखते हैं वो बाहर उन्हीं भीड़ के पास उनको भेज देता है। और तभी वो भीड़ भी नोटिस कर लेती है कि बाहर कोई आया होता है। तभी कैसी और जुड़ेलियो बोलते हैं कि अटेंशन एवरीवन, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो तुम लोगों को पास होने के लिए बस बेहोश नहीं होना है आखिर तक। ये बोलकर वो लोग उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और वो सभी लोग जो कि एप्लीकेशन लेकर आए होते हैं ब्लैक क्रो गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एकदम से झपट्टा मारने लग जाते हैं हमारे साइको ट्विन। और वो बोलते हैं कि शुरू करो। और उन सभी को ऐसे उनके ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो टेम्परेरी गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि यार एस रैंक के प्लेयर काम के तो हैं, मजा आ गया, ये इन भीड़ को सही से संभाल लेंगे और पास फेल का भी काम संभाल लेंगे। मिस एलिस भी ऐसा ही करती थी यार, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि वे अच्छे से होंगी। और अभी सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्हू की तरफ, जहाँ पर उसके गले में वही अंगूठी होती है जिसके अंदर एलिस होती है। और वो कुछ सोच रहा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि यही वो जगह है जहाँ से उस डंजन की एंट्री है? मुझे थोड़ी सी जगह सस्पिशियस लग रही है। लेकिन फर्डिस बोलता है कि नहीं यार, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यही सही जगह है। मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि इसके पीछे ही वही एंट्रेंस है जिसमें हमें जाना है। तभी वो अपनी स्किल एंट्री पास को एक्टिवेट करता है और उस दरवाजे को खोलने लग जाता है। और हमें बता जाता है कि वो किसी भी ऐसे दरवाजे को खोल के उसके अंदर जा सकता है जिसमें जाने की उसको इजाजत नहीं है, लेकिन पेनल्टी के तौर पर उसको कोई भी आइटम या फिर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। और फिर जनोक अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर यह आदमी मेरे पास नहीं होता तो मुझे बहुत सारा ट्रैकिंग मैजिक इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन एज एक्सपेक्टेड फर्जिस ने अपना काम बड़े ही अच्छे से किया है। और फर्जिस भी बोलता है कि लेट्स गो, मुझे भी देखना है कि ये डंजन अंदर से